हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SVN एजुकेशन जोन में। आज मैं अपनी इस वीडियो में लेके आई हूँ सेल्स के आगे का टॉपिक, यानी कि सेल्स के बारे में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है सेल। और सेल में हम जो है सेल का इंट्रोडक्शंस, सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। और जो हमारा अब सेल के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है आपका पार्ट ऑफ सेल या फिर सेल ऑर्गेन्स। सेल ऑर्गेन्स में हम 6 ऑर्गेन्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस समय वो है आपका राइबोसोम्स, उसके आगे के कुछ और कोशिकांगों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियोस को। और दोस्तों, उससे पहले अगर आपको वीडियो जो है मेरी पूरी देख लीजिएगा। पूरी देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना इस टॉपिक का 7 पॉइंट है राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में किया था। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है, अतः यह सभी प्रकार के कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यानी कि ये आपके जितने भी कोशिकांग होते हैं उन सब में ये आपका पाया जाएगा। और कोशिका का ये सबसे छोटा अंग है। राइबोसोम्स 2 प्रकार के होते हैं, 17S एवं 80S। अब आप यहाँ पर सोच रहे हो कि 17S क्या है और 80S क्या है। दोस्तों, 17S जो है आपका ये उन कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो छोटे होते हैं, और 80S जो होता है वो आपके बड़ी कोशिकांगों में पाए जाते हैं। 70S यानी कि प्रोकैरियोटिक्स कोशिकाओं में तथा 80S यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स इसके बारे में हम आपको अगली वीडियोस में समझाएंगे कि प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं और यूकैरियोटिक्स क्या होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर आप ये जानिए कि जो आपके 17S है वो आपका छोटी कोशिकाओं में पाए जाएंगे और 80S आपके बड़ी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स का कार्य क्या है? मेनली जो आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर कार्य के ऊपर बन जाते हैं। तो राइबोसोम्स का कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। नेक्स्ट है हमारा तारिकाएं, यानी कि सेंट्रोसोम की खोज बोबरी ने की थी। जो सेंट्रोसोम्स है, तारिकाएं हैं, ये जंतु कोशिका विभाजन में सहायता करता है। यानी कि इसका कार्य क्या है? जंतु कोशिकाओं का विभाजन करना। तारिकाएं केंद्रक के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है। इसमें 1 या 2 सूक्ष्म रचनाएं होती हैं जिन्हें हम सेंट्रियोल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतःप्रद्रव जालिका, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। यह जालिका कोशिका द्रव में आशियों और नलिकाओं के रूप में फैली रहती हैं। यानी कि ये जो आपके होते हैं वेसल्स या फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में, आशय यानी कि जो आपके वेसल्स और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में ये आपकी जालिकाएं जो होती हैं वो आपका कहाँ फैली होंगी? जीव द्रव में ही फैली रहती हैं। जहाँ देख लेते हैं एक बार आपको स्ट्रक्चर्स में, हम पिक्चर्स में दिखा देते हैं। ये चिकनी अंतःद्रवी जालिकाएं, ये जो आपको दिख रहा है ये जालिकाएं हैं जो आपके जीव द्रव में, यानी कि कोशिका द्रव जिसे हम प्लाज्मा सेल कहते हैं, कोशिका द्रव यानी कि जीव द्रव, इसमें आपका क्या होता है? ये फैली हुई रचना होती है। और इसका स्ट्रक्चर्स या तो ट्यूब टाइप सा होगा या फिर वैक्यूल्स टाइप के स्ट्रक्चर से आपको दिखेंगे। और ये सारी चीज़ें जो आपको पिक्चर्स में बार बार दिखा रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, सूक्ष्म, तभी ये चीज़ें आपको जो है दिखाई देंगी। ऐसे आपको नग्न आँखों से नहीं दिखाई देंगी। नेक्स्ट है इसी में, यह जालिका 2 प्रकार की होती है, चिकनी सतह वाली और खुरदरी सतह वाली। चिकनी वाले को हम स्मूथ सरफेस और खुरदरी सतह वाले को हम क्या कहते हैं? रफ सरफेस कहते हैं। चिकनी वाली जो होती है, जो ये सतह होती है चिकनी या खुरदरी नहीं होती है। मेनली यहाँ पर समझिएगा चिकनी और खुरदरी क्यों कहा गया है। चिकनी जो होती है वहाँ पर वसा का निर्माण होता है, और खुरदरी जो है क्योंकि वहाँ राइबोसोम्स होते हैं।
अभी हम राइबोसोम्स के बारे में हमने अभी पढ़ा, क्या करता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी कि तो जो ये आपके अंतःप्रदिक जालिका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ये जो होती हैं दो तरह की होती है, चिकनी और खुरदरी। खुरदरी वाली खुरदरी ना होके उसमें क्या होता है, क्योंकि हमारा राइबोसोम्स अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि वो बहुत छोटे कोशिकांग होते हैं, तो ये क्या होता है उसी के ऊपर चिपके होते हैं, इसलिए इनका जो सरफेस होता है वो खुरदुरा टाइप का दिखता है या होता है। और जो चिकनी होती है वो वसा बनाने का काम करती है, इसलिए वो चिकनी होती हैं। और तो खुरदरी वाली जो साइड क्या करेंगी फिर यहाँ पर, वो क्या आपका प्रोटीन निर्माण करेंगे, क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम्स हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया ER, मतलब कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वही आपका अंतःप्रदिक जालिका। तो ER यानी कि कोशिका को आंतरिक शक्ति प्रदान करती है, इसलिए इसे हम कोशिका का अंतःकंकाल भी कहते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है अंतःकंकाल के नाम से। क्यों जाना जाता है अंतःकंकाल के नाम से, क्योंकि ये क्या करती है आपकी कोशिका को आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। लास्ट इसी में है आपका, ये पदार्थों के आदान प्रदान का कार्य करती है, जैसे प्रोटीन निर्माण करती है। क्यों करती है ये तो आपको मैंने बता दिया, ये प्रोटीन और वसा दोनों का निर्माण करती है, लेकिन चिकनी जो सतह होती है वो आपका वसा का निर्माण करेगी और खुरदरी जो सतह होगी प्रोटीन का निर्माण करेगी। तो मेनली जो यहाँ पर इसका कार्य जो बताया गया वो आपका क्या है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करती है ये। और हमारे जो सेल है उसको आंतरिक शक्ति प्रदान करती है, इसलिए इसे हम आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अवयव होता है जो कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है, इसलिए इसे कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं। इसकी खोज जो की थी वो किसने की है, आपकी रॉबर्ट ब्राउन ने की है इसकी खोज। कोशिका जो है आपका मेन अंग है, जैसे कि हमारे शरीर में हमारा ब्रेन और हार्ट कुछ ऐसे अंग हैं जो मेनली होते हैं, हालांकि यहाँ सबका अलग अलग कार्य है, लेकिन ये जो इसमें कोशिका, यहाँ हम कोशिका के बारे में पढ़े तो कोशिका का जो आप ब्रेन है वो क्या है आपका केंद्रक है, न्यूक्लियस है। क्यों है, क्योंकि एक प्रबंधक का कार्य करती है, यानी कि सबको ये मैनेज करने का कार्य करती है, इसलिए इसको आपको जो केंद्रक है उसको कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है। इसी में आपका टॉपिक है, केंद्रक में धागे जैसी संरचना वाला पदार्थ भरा होता है जो प्रोटीन और DNA से बना होता है। इसमें जो होता है केंद्रक जो होता है आपका, इसमें एक जो है आपका धागे नुमा स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, रचना पाई जाती देखी जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन कहते हैं, जो धागा नुमा स्ट्रक्चर दिखेगा वो क्रोमेटिन कहलाता है। और ये जो होता है किसका बना होता है आपका, प्रोटीन और DNA का बना होता है। यहीं पर आपका जो होता है गुणसूत्री विभाजन और जो वंशानुगत हमारे जीन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें यहीं पर होती हैं। जो गुणसूत्री विभाजन होता है आपका, यानी कि DNA RNA यही डिसाइड करते हैं कि संतान के बारे में और उन सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर जो मेनली आपका DNA और RNA पाया जाता है, किस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट इसी में आपका वंशानुगत गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाले गुणसूत्रों का निर्माण इसी क्रोमेटिन से होता है। अभी मैंने बताया ना केंद्रक में जो आपका धागे में स्ट्रक्चर दिखेगा और वो स्ट्रक्चर्स किसका बना होता है, प्रोटीन और DNA का बना होता है। और इसी स्ट्रक्चर्स में इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। और यही क्रोमेटिन आपका क्या करता है, जो आपका गुणसूत्रों का निर्माण करता है, यानी कि आपके आने वाली जो पीढ़ी आपका होगा उसमें किस तरह के गुण आगे जाएंगे उस पर डिसाइड करता है कौन, क्रोमेटिन्स। नेक्स्ट है आपका जीवद्रव, प्रोटोप्लाज्म। जीवद्रव के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर यहाँ पर क्योंकि ये हम कोशिकांग के बारे में पढ़ रहे हैं और जितने भी अभी तक हमने कोशिकांग पढ़े हैं वो सारे कोशिकांग कहाँ पाए जाते हैं, जीवद्रव में पाए जाते हैं, जो फ्लूट करते रहते तैरते रहते हैं। और ये जो आपका जीवद्रव है कोशिका का क्या होता है, कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थ को जीवद्रव कहते हैं। जीवद्रव सभी कोशिकाओं में पाया जाता है या रवेदार, जेलीनुमा, परत पदार्थ और पारदर्शी एवं चिपचिपा पदार्थ होता है। क्योंकि ये लिक्विड है और इसमें सारे जो है आपके कोशिकांग जो है फ्लूट करते रहते हैं, तो ये इस तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है। नेक्स्ट है हमारा कसाभिका और
पचमाभिका, यानी कि इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे फ्लैगेला एंड सीलिया। तो फ्लैगेला और सीलिया, ये जो होते हैं फ्लैगेला और सीलिया आपके क्या होते हैं, हेयर नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि जो बाल जैसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ये कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं उनके बाहरी परत पे ये पाए जाते हैं, जो हेयर नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसको हम फ्लैगेला एंड सीलिया कहते हैं। ये कोशिका को गति प्रदान करती है, अर्थात मोशन एवं फीडिंग्स का कार्य करती है, क्योंकि जो जीवद्रव में है, जीवद्रव में ही सारे कोशिकांग हैं, तो उसमें सारे जो कोशिकांग होते हैं फ्लूट करते रहते हैं। फ्लूट करने के लिए ऐसे तो फ्लूट नहीं करेंगे, तो उनके जो बाहरी स्ट्रक्चर्स में ये जो होगा फ्लैगेला और सीलिया पाया जाता है, उनकी ही हेल्प से, उनकी सहायता से ये क्या करते हैं, उस जीवद्रव में जो है फ्लूट करते रहने के तैरते रहते हैं। और ये क्या होता है, एक बालनुमा स्ट्रक्चर्स होता है। जो लंबा स्ट्रक्चर्स होता है हेयर का, इसमें जो लंबे स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, फ्लेजिया कहेंगे, और जो छोटा स्ट्रक्चर होगा उसको हम सीलिया कहते हैं। और ये केवल आपका जंतु में पाया जाने वाला है, यानी कि एनिमल सेल्स में पाया जाता है, ये प्लांट सेल में आपका नहीं पाया जाता। तो अगर कभी ये, हालांकि ऐसे क्वेश्चन अभी बने आए नहीं है, लेकिन आ सकते हैं कि फ्लैगेला एंड सीलिया ये जो है आपका हेयर नुमा स्ट्रक्चर्स है, और किस में पाया जाता है, तो ये ओनली प्लांट सेल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका लवक। लवक जो है, अब ऊपर जो हमने टॉपिक पढ़ा सीलिया और फ्लैगेला के बारे में, वो आपका किस में पाया जाता है, एनिमल्स में, एनिमल प्लांट्स में पाया जाता है। लेकिन लवक यानी जो है ये आपका केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी कि पौधों में पाए जाते हैं। लवक जो केवल पौधों में पाए जाने होते हैं, और ये कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला आपका है हरित लवक, दूसरा है अवर्णिक लवक, तीसरा है आपका वर्णिक लवक। ये 3 तरह के लवक होते हैं। इसके बारे में हम अपनी किसी अलग वीडियो आपके लिए बना देंगे। अगर आपको इसके बारे में समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इसके लिए अलग बना दूंगी कि हरित लवक क्या है, वर्णिक लवक क्या है और अवर्णिक लवक। लेकिन जो यहाँ पर हम कोशिकांग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम अभी जो मेनली चीज़ें पढ़ेंगे, तो लवक जो है वो 3 तरह के होते हैं। हरित लवक, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता दे रही हूँ। हरित लवक जो होता है, इसमें इसका कलर क्या होता है, हरा होता है, और ये आपका पत्तियों और तनों में पाया जाता है। इसका काम होता है भोजन, यानी भोजन को संश्लेषण करना, यानी भोजन को बनाने का काम करता है। और वर्णिक लवक जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ये आवर्णिक लवक। आवर्णिक जो लवक जो होते हैं, इनमें किसी तरह का कोई भी कलर नहीं पाया जाता है, और ये जो है आपका पाया जाता है जड़ और मूल में, यानी कि जो जड़ होते हैं, मूल होते हैं, वहाँ पर ही पाए जाने वाला लवक है। और इसका काम होता है भोजन को संग्रहित करना, यानी स्टोर करना। और लास्ट है आपका वर्णिक लवक। वर्णिक लवक जो होता है, ये चीज़ों को जो है आपका रंग प्रदान करता है, यानी कि जो भी आपके खाद्य पदार्थ होंगे, जैसे कि फल हो गए, सब्जियां होंगे, जिनमें आप कलर देखते हैं, वो कलर्स किसकी वजह से होता है, इस वर्णिक लवक की वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। जैसे आप देखते हो गाजर का रंग लाल है, टमाटर का रंग लाल है, तो ये जो कलर डिफ्रेंशिएशन है, बैगन का अलग है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ग्रीन चीज़ें, कलरलेस जो फल होते हैं, उनके रंग जो सेब का रेड है, तो ये सारे कलर्स जो होते हैं इसी आपके आवर्णिक लवक की वजह से होते हैं। तो तीनों लवक के यहाँ पर अलग अलग कार्य होते हैं। हरित जो है आपका पत्ते और तनों में पाए जाएगी, आवर्णिक जो होते हैं मूल आपके, यानी कि जड़ों में पाए जाएगी, और वर्णिक लवक जो होते हैं वो आपके क्या कहते हैं, रंगीन, यानी कि जो रंगीन भोज्य पदार्थ होते हैं आपके, उनमें और फलों में पाए जाने वाला ये वर्ण है। थैंक यू दोस्तों।